हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के टॉपिक को अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और हमने कई सारी चीज़ों को क्या कर लिया, पढ़ लिया है, ठीक है। और आज उसी के क्रम में जो अगला हमारा विस्तार है वो होगा नदियों के रूप में। यानी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भारत की प्रमुख नदियाँ पढ़ना है। अब देखिए, नदियाँ तो भारत में बहुत ही ज़्यादा हैं, लगभग 4000 से भी ज़्यादा नदियाँ आपके भारत में हैं। लेकिन उन 4000 को आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल कुछ प्रमुख नदियाँ ही पढ़ना है। 15-20 नदियाँ पढ़ना है, जिससे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि यही 15-20 नदियाँ आप पढ़ लेते हैं तो यही आपके हर एग्ज़ाम में आपके घूम फिर के ये आते रहते हैं, ये घूम फिर के आते रहते हैं। तो यानी कि हमें पढ़ना है क्या, आज की क्लास में क्या पढ़ना है, नदियाँ। कहाँ की नदियाँ? तो भारत की नदियाँ पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे अगर आपसे देखा जाए कि जब नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो नदियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि साइंस में क्या होती हैं, जैसे कि रिसर्च की अपनी एक ब्रांच होती है। वैसे जब हम लोग जियोग्राफी में क्या करते हैं ना, नदियों का जब अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ रिवर, यानी स्टडी ऑफ जो रिवर्स होती हैं, नदियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पोटेमोलॉजी कहते हैं। क्या? पोटेमोलॉजी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि झीलों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ जो लेक्स होते हैं, यानी झीलों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। तो वैसे हम लोग नदियों के अध्ययन को पोटेमोलॉजी कहते हैं। शुरुआती दौर में आपको ध्यान रखना है कि जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो हमेशा वो ढाल का अनुसरण करती हैं। क्या करती हैं? ढाल का अनुसरण करती हैं, यानी कि जिधर ढाल होगा नदियाँ का प्रवाह उसी दिशा में होगा। क्या होगा? उसी दिशा में होगा। और अच्छा, नदियों की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे कि नदी कौन सा दायां है और कौन सा बायां है, ठीक है। तो देखिए, नदी जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लो आप पूरब की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आप क्या करो, अपना मुख पूरब की ओर करके खड़ा हो जाओ, है नहीं। तो जो आपका राइट होगा वो नदी का भी राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा, ठीक है ना, वो नदी का क्या होगा, लेफ्ट होगा। वो नदी का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पता कर लेना है कि नदी का कौन सा दायां और कौन सा बायां होगा, ठीक है। तो नदी का प्रवाह जिस दिशा में हो, सपोज करो कि नदी का प्रवाह ये दिशा है, इस तरीके से है, ये नदी का क्या है, प्रवाह है, ठीक है। यानी कि ये नदी जा रही किधर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। किधर जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है भैया? पश्चिम से ये जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है। तो अब नदी का दायां बायां कौन सा होगा? तो देखिए, हम क्या करेंगे कि इसमें क्या होंगे, इसमें भैया बैठ लेते हैं, इसमें बैठ लेते हैं। तो जो हमारा राइट होगा, यानी कि हमारा राइट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो यानी हमारा जो राइट ये है, यानी कि दायां, तो वो नदी का भी क्या होगा, यही वाला दायां होगा। हमारा क्या होगा, इस साइड में अगर देखेंगे, इस साइड में ऊपर क्या होगा, तो ये आपका लेफ्ट होगा, यानी कि ये बायां होगा। तो जो हमारा बायां वो नदी का बायां, ठीक है। यानी कि नदी का प्रवाह जिस दिशा में हो, आप अपना मुख उस दिशा में करके खड़े हो जाएं। जो आपका राइट वो नदी का राइट, जो आपका लेफ्ट वो नदी का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्या, टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। हमें पढ़ना है भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है? भारत की प्रमुख नदियाँ पढ़नी है, ठीक है। भारत की क्या पढ़नी है? प्रमुख नदियाँ पढ़नी है। अब देखिएगा, अब सवाल ये हम कहते हैं कि अभी आपने पढ़ा है कि नदियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ रिवर। ध्यान रखिएगा, सवाल आ जाए कि स्टडी ऑफ रिवर्स क्या कहते हैं, ये नदियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हम लोग ध्यान रखिएगा कहते हैं पोटेमोलॉजी। क्या बोलेंगे? पोटेमोलॉजी। जानना क्या बोलेंगे? पोटेमोलॉजी, ठीक है ना। तो पोटेमोलॉजी ये नदियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। और उसी अच्छा, आपने ध्यान भी रखा होगा कि जो स्टडी ऑफ लेक्स की बात करते हैं,
यानी कि स्टडी ऑफ लेक्स, तो इसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या? लिम्नोलॉजी। क्या बोलेंगे हम लोग? लिम्नोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे? लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ लेक्स, पोटेमोलॉजी स्टडी ऑफ रिवर। ठीक है, स्टडी ऑफ रिवर। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या चल रहे हैं कि भाई अब देखो नदी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि नदी तंत्र। चलो यहाँ पे लिखते हैं नदी तंत्र या अपवाह तंत्र को पहले पढ़ते हैं कि देखो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। आप अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। क्या? ड्रेनेज सिस्टम। क्या? ड्रेनेज सिस्टम। तो ये ध्यान रखना कि अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम किसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपवाह कहते हैं। जब छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा इन अपवाह में नदियाँ के मिलती हैं तो उसे हम लोग अपवाह तंत्र कह देते हैं। ठीक है ना, तब क्या करेंगे? उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिभाषा से क्या होगी कि जब नदियों का बहाव एक निश्चित जल मार्गों या फिर वाहिकाओं की बात कर लेंगे, वाहिकाओं। ठीक है, तो जब नदियों का बहाव एक निश्चित जलमार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं। अपवाह कहते हैं। ठीक है ना, तो जब नदियों का बहाव एक निश्चित जलमार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहते हैं। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिए कि ये जो खासकर कि इन वाहिकाओं की जाल जो होती है ना, मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो इन वाहिकाओं के जाल को क्या बोलेंगे हम लोग? अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जल संभर क्या है या वाटर सेट क्या है? क्या है जल संभर? क्या है? ठीक है, तो देखिए, जब छोटी नदियों द्वारा जब जल को ग्रहण किया जाता है, यानी कि जब छोटी नदियों द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जल संभर कहते हैं या वाटर शेड कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा सवाल आ जाए कि भैया जल संभर क्या है। ठीक है, जल संभर क्या है? जल संभर क्या है या वाटर शेड क्या है? वाटर शेड। ठीक है, जल संभर। तो जल संभर की परिभाषा ये होती है कि छोटी
नदियों द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है ना। ये जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जैसे नालों के हिसाब से, ठीक है, तो वो कहीं पानी एक जगह इकट्ठा कर रही हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जल संभर कहेंगे। जबकि नदी द्रोणी की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी नदियों द्वारा जो जल क्षेत्र होता है उसे नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर सवाल अगर ये हो कि नदी द्रोणी किसे कहेंगे, ठीक है भैया, नदी द्रोणी, नदी द्रोणी, तो नदी द्रोणी हम लोग किसे कहते हैं, बड़ी बड़ी नदियों द्वारा, यानी कहेंगे कि बड़ी नदियों द्वारा निर्मित जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। आपको ये भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपने पूछा होगा कि जलभृत यानी एक्वीफायर किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक्वीफायर किसे कहते हैं, जलभृत किसे कहते हैं, ठीक है ना। जलभृत किसे कहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, जो भाई पूछे गया है सवाल आपसे लोअर पीसेस जैसे एग्जामों में पूछा गया है। देखिएगा, ये है आपका क्या, जलभृत, जलभृत यानी कि एक्वीफायर क्या होगा, या एक्वीफायर हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना, एक्वीफिर या एक्वीफायर कह देते हैं इस तरीके से। तो जलभृत की बात करेंगे कि जलभृत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, देखिएगा, देखो क्या होता है कि कुछ स्थानों पर, ठीक है ना, कुछ स्थानों पर जो भूजल है, कुछ स्थानों पर जो भूजल है, भू मतलब अंडरग्राउंड वाटर, कुछ स्थानों पे जो भूजल है वो जल स्तर के नीचे क्या है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जो जमा जल होता है ना उसे हम लोग जलभृत कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं, ये हर जगह नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पर क्या है, कुछ स्थानों पर भूजल ना, कुछ स्थानों पर भूजल, कुछ स्थानों पे भूजल क्या होगा कि जल स्तर के नीचे, ध्यान रखना, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा जल को क्या कहते हैं हम लोग, तो जलभृत कहते हैं। क्या, जलभृत। तो ये ध्यान, ये पूछा गया सवाल है, यानी कि ऊपर ये ऐसे दे दिया था कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच जमा जल को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग, जलभृत कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जलभृत या एक्वीफायर बोलेंगे, ठीक है ना, एक्वीफायर बोलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, इसको और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी याद आ जाती है डिजिटल की, उसको मिटाने के लिए, ठीक है, जबकि सारा मामला तो डिजिटल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अपवाह तंत्र, उसको थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। क्या देखना है, ड्रेनेज सिस्टम। तो इसको हम लोग पहले दो भागों में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। इसको पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पढ़ेंगे क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, एक पढ़ेंगे हम लोग अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, ठीक है। देखिएगा, एक पढ़ने वाले हम लोग क्या, एक पढ़ने वाले हम लोग क्रमवर्ती
अपवाह तंत्र, ठीक है, जो सीक्वेंस में होगा, ठीक है ना। और इधर क्या होगा आपका अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो इसका सीधा सा मतलब होता है ना कि जो क्रम के अनुसार जो नदियाँ बहती हैं वो क्रमवर्ती हो जाएंगी, और जो क्रम के अनुसार नहीं बहती हैं वो अक्रमवर्ती नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इनको भी क्या करना है ना, इनको भी मैंने दो भागों में बांट लिया, ठीक है ना। इनको भी मैंने क्या किया है, इन सबको भी हमने दो भागों में बांट लिया है, इनको भी हमने दो भागों में बांट लिया है। कौन कौन से भागों हमने इसको बांटा है, तो देखिए इसको हमने बांटा है, अनुवर्ती नदी भी होती है, ठीक है, कुछ परवर्ती नदी भी होती है, ठीक है ना। क्या होती है भाई, अनुवर्ती नदी, एक होती है परवर्ती नदी। क्या होगी, तो परवर्ती नदी क्या होगी, परवर्ती नदी, ठीक है। उसको भी हम लोग दो भागों में बांट कर लेंगे, इसको भी क्या करें, दो भागों में बांट लें। वहाँ में बांट लेते हैं, इसको भी देखो क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। इसको थोड़ा सा यूनिक लिखो क्योंकि सवाल कई बार पूछा गया है इससे, ठीक है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी। एक है पूर्वारोपित या अध्यारोपित भी कहते हैं इसे, यहाँ पे क्या होगा, पूर्वारोपित, ठीक है, पूर्वारोपित नदी, या इसको हम लोग अध्यारोपित भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अध्यारोपित भी कहते हैं, ठीक है, अध्यारोपित। अब देखो इन नदियों में सबसे ज़्यादा जो सवाल बनता है ना आपका, वो यहाँ से बनता है, पूर्ववर्ती नदी से। क्या बनता है, पूर्ववर्ती नदी से लेकर सवाल बनता है, लेकिन इनकी परिभाषा तो हमें जाननी ही पड़ेगी कि अनुवर्ती नदी इसी कहते हैं, या उदाहरण इसका कौन कौन सा है, ठीक है, परवर्ती नदी का उदाहरण कौन कौन सा है, इन सबको देखना पड़ेगा। देखिए जो अनुवर्ती नदियों की हम लोग बात करते हैं, जो अनुवर्ती नदियों की बात करते हैं, ये वो नदियाँ होती हैं जो सामान्यतः ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम ये कहें कि अनुवर्ती नदी किसे कहेंगे, कि ध्यान रखिएगा कि ये नदियाँ सामान्यतः ढाल के अनुसार क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, जैसे कौन सी, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो कौन सी जाएगी, जैसे गोदावरी है, कौन सी नदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, वैगई, क्या हो गई, वैगई आदि नदियाँ, ठीक है, आदि ETC। यानी आपने ये देखा है, देखिए आपने ये देखा है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, वो प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग देखोगे तो पश्चिम में क्या है, ठीक है, पश्चिम में ऊंचा स्थान है, पूरब में क्या है, थोड़ा ढाल है।
तो जब नदियाँ ढाल के अनुसार बहती हैं, यानी कि जिधर ढाल है उसी दिशा में वो बह रही हैं, तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक अनुवर्ती नदियों का उदाहरण कहाँ मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में। क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं और पूर्वी घाट पर अपना मुहाना बनाती हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अनुवर्ती नदी किसे कहेंगे, कि जो नदियाँ ढाल की दिशा में बहती हैं उसे अनुवर्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवर्ती कहते हैं। अब देखो परवर्ती की बात आ जाओ कि भाई परवर्ती नदी का किसे कहेंगे, तो देखिएगा इसके संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि यह नदी अपने 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 मुख्य नदी से क्या, तो समकोण पर, यानी कि कुल मिला के भाई 90 डिग्री की बात कर रहा है, समकोण पर मिलती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो अपने मुख्य नदी के समकोण पर जाके मिलती हैं ना, समकोण पर मिलती हैं, तो उस हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहेंगे परवर्ती नदी। और एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे चंबल नदी है, कौन सी है, चंबल नदी है, जैसे बेतवा नदी है, ठीक है, जैसे आपकी सोन नदी है, ठीक है ना, कौन सी है, सोन नदी, ठीक है, आदि। तो ये ऐसी नदियां हैं जो अपनी मुख्य नदियों से कैसे मिलती हैं, समकोण पर, ठीक है ना, समकोण। समकोण मतलब ये हो गया, देखिएगा जैसे चंबल की बात कर लें, चंबल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि ये यमुना नदी ऐसे जा रही होगी, नदी कौन सी है, ये यमुना नदी का नाम क्या है, यमुना, ठीक है ना, यमुना। अब जो चंबल नदी आई, चंबल नदी जो आई, ये ऐसे बिल्कुल आई, बिल्कुल समकोण पर, ऐसे ये सीधा आके मिल गई, ये सीधा आके मिल गई, चंबल कौन सी नदी आके आके मिल गई, चंबल, ठीक है, चंबल। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन रहा है समकोण। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि परवर्ती नदी किसे कहेंगे, कि जो सहायक नदियाँ होती हैं जो अपने मुख्य नदियों से समकोण पर मिलती हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं परवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं पूर्ववर्ती नदी। देखिएगा पूर्ववर्ती नदी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, पूर्ववर्ती नदी। और इसका उदाहरण आपको ध्यान रखिए क्योंकि ये सवाल बहुत ही पूछा गया है, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको तो स्पेशली भाई ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये वो नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले प्रवाहित होती थी, यानी कि हिमालय के निर्माण अभी हुआ नहीं था, उससे पहले भी नदियां अपनी जगह पे क्या होती थी, ये प्रवाहित होती थी, क्या होती थी, प्रवाहित होती थी, ठीक है। लेकिन जब हिमालय का धीरे धीरे क्या हुआ, निर्माण हुआ, ये नदियाँ हिमालय को काटती रहीं और अपना मार्ग वहीं पे बनाए रखी जहाँ पे वो पहले थी, ठीक है। तो आज ये वो नदियाँ कहलाती हैं जो जिन्होंने हिमालय को काट कर अपना रास्ता या मार्ग बनाया है, ठीक है, जिन्होंने हिमालय को काट कर अपना रास्ता या मार्ग बनाया है, वो नदियाँ कहलाती हैं क्या, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। और ये नदियाँ हिमालय के बैक साइड से निकलती हैं, यानी कि बीच में हिमालय आ गया होगा, निकलती तो पीछे से हैं, ठीक है, तो वो बैक साइड से नदियाँ निकलती हिमालय के बैक साइड से, ठीक है। तो आप सीधे कहेंगे कि ये नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले प्रवाहित होती थी और आज हिमालय को काट कर
आज हिमालय को काटकर अपने पूर्वत मार्ग पर है, ठीक है ना। यानी कुल मिला के ये समझो आप कि पूर्ववर्ती नदियाँ उन्हें कहते हैं जो हिमालय के निर्माण से भी पहले प्रवाहित होती हैं, और आज भी वही हो रही हैं। हिमालय धीरे धीरे ऊंचा होता गया, उसको काटती रही होंगी, ठीक है ना। तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ रखना हिमालय के बैक साइड से निकलती हैं, ठीक है ना। और इसमें आप एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख दूँ तो थोड़ा सा आपको दिखेगा भी। अच्छा, थोड़ा दूसरा ले लें, दिखेगा। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी नदी आएंगी, देखिएगा। सबसे पहले नाम ध्यान रखो भाई, सिंधु नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का एक पूर्ववर्ती नदी है, तो कहेंगे हाँ एक पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु नदी के बाद में आप बात करेंगे सतलज की। किसकी बात करेंगे, सतलज की बात करेंगे। तो क्या सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, हाँ है। आपने देखा ये था कि सतलज नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी को और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है ना। लद्दाख श्रेणी को काट कर लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। सिंधु नदी भी आप देखोगे तो ये ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में भी प्रवाहित हो रही थी, ठीक है ना। तो ये भी ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में इन्हें लद्दाख में प्रवाहित हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा एक नदी आपकी कौन सी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। तो क्या ब्रह्मपुत्र भी एक पूर्ववर्ती नदी है, कहेंगे हाँ एक पूर्ववर्ती नदी है। तो कई बार सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो नदी है जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। तो ये ध्यान रखना, तीन इंपॉर्टेंट ये नदियाँ ध्यान रखना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। बाकी नदी अगर देख से कहा जाए यमुना नहीं है, ठीक है ना, यमुना नहीं है। गंगा की बात करेंगे तो गंगा भी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, क्योंकि वो मध्य हिमालय से ही तो निकलती है। कहाँ से, मध्य हिमालय से निकलती है, ठीक है। जबकि ये हिमालय के बैक साइड से निकलते हैं, ठीक है। तो पूरा हिमालय को ही काट कर ये आगे प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखना। अब देखो पूर्वारोपित नदी या फिर अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदी उसे कहते हैं जो अपने ढाल का अनुसरण नहीं करते हैं। यानी कि जिधर ढाल है ना, नदी उधर नहीं बहेगी। जिधर ढाल है नदी उधर न बहकर अगर वो किसी और दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे कहेंगे पूर्वारोपित नदी कहेंगे, ठीक है, या अध्यारोपित नदी कहेंगे। चलिए इसका देखिए, इसका क्या मामला आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि ये नदियाँ अपने ढाल के अनुसार प्रवाहित नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो भैया अपने ढाल के अनुसार तो बहती ही नहीं है, अपने ढाल के अनुसार तो बहती ही नहीं है। जैसे देखो बात कर लेंगे, देखो स्वर्ण रेखा इसमें नदी है, क्या है, स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा उदाहरण तो देखो नर्मदा है नहीं, नर्मदा है। क्यों, आप देखोगे कि नर्मदा जिस स्थान से निकलती है उसका ढाल पूरब में है, जबकि ये पूरब ना होकर ये पश्चिम दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। जैसे अगर ताप्ती की बात कर लो, किसकी बात कर लो, ताप्ती की बात कर लो, या फिर चंबल की बात कर लो, चंबल आदि। तो ये ऐसी नदियां हैं जो क्या है, आपकी पूर्वारोपित हैं या अध्यारोपित है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप एक सवाल बना सकते हैं कि अगर सवाल आ जाए कि बताइए भाई कि अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, तो सीधे बता दो अनुवर्ती नदी किसे कहेंगे, जो ढाल के अनुसार चलें या ढाल की दिशा में चलें उसे अनुवर्ती कहेंगे, ठीक है। अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती का उदाहरण कहाँ मिलेंगी,
प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है ना, जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जो एग्जाम में आपके सवाल आता है वो आता है किससे, ये आता है इससे, पूर्ववर्ती नदी से। किससे आता है, पूर्ववर्ती नदी से आता है। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया ना, अब आगे चलें, तो इनको आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, कि भौगोलिक आकृतियों के आधार पर नदियाँ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भौगोलिक आकृतियों पर अपवाह तंत्र। ऐसे भी डाल सकते हैं हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या डाल सकते हैं, देखिए हेडिंग डाल लो कि भौगोलिक यहाँ पर डाल देंगे क्या, भौगोलिक आकृतियों के आधार पर अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र पढ़ना है, ठीक है। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर क्या पढ़ना है हमें, अपवाह तंत्र पढ़ना है, ठीक है। तो पहले इसको भी क्या करेंगे, इसको भी दो भागों में बांट लें क्या, और हाँ बांट लिया जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा, है नहीं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दो भागों में बांट लेते हैं तो फिर दो भागों में बांट के लिखना क्या है, देखो क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना आपको है, यहाँ पे हो जाएगा हिमालयी नदियाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा हिमालयी नदियाँ, ठीक है। और इधर पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इधर क्या पढ़ना है हमें, इधर पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इधर पढ़नी है क्या, प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़नी है। अब देखिएगा, हिमालयी नदियाँ जानते ही हैं कि हमेशा साल भर जल रहता है उनमें, सदा नीरा है। प्रायद्वीपीय नदियाँ थोड़ा सा वृद्ध हो चुकी है, ठीक है ना, अपने ये कह सकते हैं कि जल स्तर को प्राप्त कर चुकी हैं या अपने वृद्धावस्था में पहुंच चुकी हैं ये नदियाँ, ठीक है। तो आपको जो हिमालयी नदियाँ हैं इनमें आपको पढ़ना किन किन नदियों को है, ठीक है ना, इनमें आपको पढ़ना किस में है, इसमें आपको 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, 3। एक पढ़ना आपको सिंधु नदी तंत्र, क्या पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, ठीक है ना, सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है। फिर आपको इसमें देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र, क्या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना है, नदी तंत्र पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए कि हो सकता है अगर मान लो उसका क्रम ही लगाने, हिमालयी नदी तंत्रों का क्रम लगाने जब पश्चिम से पूर्व की ओर, तो फिर पढ़ना है आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। और फिर हमको इसमें किसके बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो नदी तंत्र क्या होता है, मतलब एक तो जो मुख्य नदी, मतलब जैसे हमने कहा यहाँ पे देखो सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है, यानी कि हमें सिंधु नदी के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन सिंधु की जो भी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का जो जाल है उसको समग्र रूप से क्या कहेंगे, सिंधु नदी तंत्र कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर तंत्र कहते हैं, तो मॉनिटर के साथ साथ में बहुत कुछ जुड़ा होता है उसमें। अब देखो प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनको 2 भागों में बांट के पढ़ना है। 2 भागों मतलब एक तो वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं
यानी कि जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, एक तो वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में या जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। तो इसमें लिखना क्या है, इसमें ये लिखना है, क्या लिखना है भाई, देखो ज़रा, इसमें ये लिखना है, एक तो होगा क्या कि अरब सागर, अरब सागर में मुहाना, अरब सागर में मुहाना। ठीक है, वह साथ साथ में क्या, पश्चिम में प्रवाह जिन नदियों का होता है। ठीक है, एक तो ये पढ़ना है। दूसरा हमको यहाँ पे देखो देखना है, दूसरा देखना है क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मुहाना। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना, या फिर कह सकते हैं पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी, पूरब में प्रवाहित होने वाली नदी। ठीक है ना, ये हमको भाई पढ़ना है। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं यहाँ पे आके। देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो नदी मिल जाएगी, कौन सी, एक मिल जाएगी आपको साबरमती। कौन सी मिलेगी, साबरमती मिल जाएगी। फिर कौन सी मिल जाएगी, माही मिल जाएगी। कौन सी, माही। फिर कौन सी मिल जाएगी, तो नर्मदा मिल जाएगी। फिर कौन सी मिल जाएगी, तो ताप्ती मिल जाएगी। कौन सी मिल जाएगी, ताप्ती मिल जाएगी। और ये चारों, ध्यान रखना, ये चारों अपना मुहाना कहाँ बनाते हैं, तो ध्यान रखना कि कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, कहाँ पर, खंभात या कहाँ पर, कैम्बे की खाड़ी में। ठीक है, और किस, तो कैम्बे की खाड़ी किस के तट पर स्थित है, तो गुजरात के तट पे है ना, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये नदियाँ हो गई। इसके अतिरिक्त देखेंगे आपको मिलेंगी नदी यहाँ पे कौन सी, तो एक का नाम है क्या, मांडवी। ठीक है ना, मांडवी। दूसरी नदी कौन सी है, जुआरी। कौन सी है, मांडवी और जुआरी। तो ये दो नदियाँ, ये दो नदियाँ कहाँ पे हैं, ये देखेंगे कि ये दोनों हैं गुजरात और गोवा के तट पर। कहाँ पे, तो गोवा तट पर अपना मुहाना ये बनाती हैं। ठीक है, कहाँ बनाती हैं, गोवा तट पर ना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखते हैं आपको मिलेगी एक गंगा वैली। कौन सी मिलेगी भाई, एक मिलेगी कौन सी, तो गंगा वैली। ठीक है, जैसे शरावती नदी हो गई, गंगा वैली हो गई। ठीक है ना, जैसे कौन सी नदी मिलेंगी यहाँ पर, शरावती, और एक कौन सी मिलेगी, तो गंगा वैली। कौन सी मिलेगी, गंगा वैली। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों आपके कर्नाटक के तट पर। ठीक है ना, किस तट पर, तो बताना, कर्नाटक के तट पर, कर्नाटक तट पर। कौन सी, कर्नाटक तट पर। अच्छा, और भी नदियाँ हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दूँगा, इनका क्रम भी लगा सकते हो उत्तर से
दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसी रेंज में ना थोड़ा ऊपर लिख लें, क्या जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं इसी के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक कौन सा, पेरियार, फिर हो गया भरत पूझा, और एक नदी हो गई पंबा, ठीक है। तो ये तीनों नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, तो केरल तट पर, ठीक है ना। तो ये मैंने नीचे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा नीचे, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। जैसे ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8, ये आपकी क्या हो गई 9 9 10 11, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे 11 नदियों के नाम लिखे हैं, ठीक है ना। तो हमने 8 नीचे लिख दिए, बाकी जो बचा ऊपर लिख दिया हमने। अब देखिए बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी में या मुहाना बनाती हैं जो नदियाँ, उन कौन कौन सी वो नदियाँ हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी नदियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इधर लिखते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण के ही लिखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे भी आएगा नहीं, तो इसको हम लोग 2 पार्टों में कर लेते हैं, यानी कि एक यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक नदी लिखते हैं, उस नदी का नाम क्या है, तो स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। कौन सी हो गई, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद में एक मिलेगी आपकी वैतरणी, क्या नाम है, वैतरणी, ठीक है ना। कौन सी है, वैतरणी। फिर कौन सी है, ब्राह्मणी, और फिर कौन सी है, महानदी, कौन सी है, महानदी, ठीक है, कौन सी है, महानदी। तो ये चारों नदियाँ किसके तट पर मुहाना बनाती हैं, मतलब किस तट पे ये मुहाना बनाती हैं, चारों की चारों। तो ये नदियाँ बनाती हैं उड़ीसा के तट पर, कहाँ पे, तो ये बनाती हैं कहाँ पर, उड़ीसा तट पर क्या बनाती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं, यानी अपना जल गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये चलते हैं अगला देखते हैं। ये 4 नदियाँ हो गई। इसके बाद में जो आपको मिलेगी वो होगी कौन सी, तो गोदावरी, कौन सी होगी, गोदावरी, और कौन सी, तो कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। कौन सी होगी, तो बताएंगे गोदावरी, फिर कौन सी है आपकी कृष्णा, फिर कौन सी है पेन्नेरू, कौन सी है, पेन्नेरू। तो ये 3 नदियाँ कहाँ पे अपना गिराती हैं जल, तो ये गिराती हैं आंध्र प्रदेश तट पर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश तट पर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश तट पर, ठीक है। और नीचे देखते हैं भाई, नीचे अगर नदियों की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस छोड़ देते हैं ऐसी। तो एक नदी हुई पलार, कौन सी नदी है, पलार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, और कौन सी, ताम्रपर्णी। तो नीचे लिखते हैं, जैसे एक कौन सी होगी, पलार, ठीक है, कौन सी है, पलार। फिर है कावेरी, फिर कौन सी है, वैगई, फिर कौन सी है, वैगई, ठीक है, कौन सी है, वैगई। और ये कहाँ पर, किसके तट पर, तमिलनाडु तट पर, ठीक है। तो नीचे एक और नदी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी, ठीक है ना, ताम्रपर्णी। वो
वैगई के नीचे है, वो भी हालांकि तमिलनाडु की सीमा पे तट बनाती है, ठीक है ना। तो ऊपर देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे ताम्रपाणी एक नदी है, 11 नदी। तो इन नदियों का आप क्रम भी लगा सकते हो उत्तर से दक्षिण की ओर। सवाल आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम लगाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, पलार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, ठीक है ना। वैसे अगर अरब सागर में पूछेगा तो ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार, भरतपुजा, पंबा, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसे रिवीजन कर सको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे विशेषताएं, किसके बारे में, तो वो होंगी हिमालयी नदियों की कुछ विशेषता और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता। क्या क्या हो सकता है अभी, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो ये पकड़ लिया हिमालयी नदी, हिमालयी नदी और इधर होगा प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, इन दोनों की भाई क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। कुल मिला के हमें देखना क्या है, इनकी विशेषताएं देखनी है, ठीक है ना। क्या देखना है, विशेषताएं। क्या देखनी है, तो हमें देखनी है विशेषताएं, ठीक है ना, विशेषताएं। तो देखो दोनों में अंतर लेके विशेषता पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों में अंतर लेके क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। देखिए देखिए जो हिमालयी नदी है, पहली बात तो इसको ध्यान रखते हैं कि हिमालयी नदी की विशेषता। देखो ये हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, क्या करती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं। तो जब ये हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो इसमें ग्लेशियर का जल होगा, पानी किसका होगा, ग्लेशियर का। ग्लेशियर मतलब जो हिमनद होते हैं उनके पिघलने से इनमें जल आएगा। और जब मानसून एक्टिव होगा यानी कि मानसून के समय में जब वर्षा होगी तो वर्षा का भी पानी इसमें आएगा, है नहीं। तो यानी कि जो हिमालय नदियाँ होती हैं इसमें पानी जो जल होता है इस प्रकार से ये वर्ष भर रहता है, ये नदियाँ सूखती नहीं हैं, इनमें जल भरा रहता है। इसलिए इन नदियों को हम लोग सतत वाहिनी, सदा नीरा नदी बोलते हैं, ठीक है। सतत वाहिनी या सदा नीरा इसे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जल वर्ष भर रहता है। क्यों वर्ष भर रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि एक तो ये ग्लेशियर के पिघलने से इसमें पानी आ रहा है, दूसरा जब बरसात होगा यानी मानसून जब एक्टिव होगा तो इसमें जल आ जाएगा, इसलिए इसमें जो जल होता है वो वर्ष भर बना रहता है, ठीक है ना, वर्ष भर बना रहता है। तो देखिएगा कि इन नदियों में जल हिमनदों के पिघलने व मानसून दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें सदा नीरा या सतत वाहिनी
नदी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये समझिए ना सतत वाहिनी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल दोनों से प्राप्त होता है, हेमनद के पिघलने से और मानसून आता है तब भी, ठीक है ना। लेकिन जब इस साइड में आप देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में, ठीक है, जब यहाँ पे देखेंगे तो इससे आपको क्या सवाल मिलेगा, इससे आपको क्या सवाल मिलेगा कि ये नदियाँ मानसून पर, ये नदियाँ मानसून पर क्या होती हैं, तो निर्भर होती हैं, निर्भर होती हैं, ठीक है। इसलिए सदैव जल नहीं रहता है, जल नहीं रहता है। तो यानी कि ये वर्ष भर इसमें जल नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए सदैव जल नहीं रहता है, ठीक है ना, ठीक है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहेंगे असतत वाहिनी, असतत वाहिनी। यानी कि साउथ इंडिया की जो नदियाँ हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप अगर आप देख भी लेंगे कौन सी नदी होती है, जैसे कि पेन्नेरू हो गया, पलार हो गया, ठीक है, गोदावरी नदी हो गई, ठीक है, गोदावरी आदि नदियाँ इसमें हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन ना हो या फिर आपके लिए समस्या ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा कि साउथ इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, साउथ इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों में एक नदी है कौन सी, कावेरी। तो कावेरी नदी को छोड़कर साउथ इंडिया की सभी नदियाँ लगभग सूख जाती हैं, ठीक है ना, ग्रीष्मकाल में। कावेरी नदी इसलिए नहीं सूखती है क्योंकि कावेरी नदी में क्या होता है ना कि जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है आपका गर्मियों के समय में यानी जून के समय में जब आता है, तब भी उससे वर्षा से जल प्राप्त होता है। जब मानसून सर्दियों के समय में लौटता है तब भी कावेरी नदी में पानी की उपस्थिति हो जाती है, इसलिए वो वर्ष भर क्या रहता है, उसमें जल रहता है, ठीक है ना। तो वो अपवाद है, यानी कि कावेरी नदी साउथ इंडिया की अपवाद नदी है कि वो क्या है, असतवाहिनी सततवाहिनी वो है, ठीक है, ठीक है। बाकी इधर आप देखें एग्जाम्पल में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध, ये सब कैसी नदियाँ, ये हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट यह रखना कि हिमालयी नदियाँ जो है ना, ये नदियाँ क्या हैं, आपकी युवा अवस्था में है। ये क्या है, युवा अवस्था में हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती हैं, अत्यधिक बाढ़ लाती हैं, ये। तो अत्यधिक क्या करती हैं, ये बाढ़ लाती हैं, ठीक है, ये अत्यधिक बाढ़ लाती हैं, कैसी है, युवा अवस्था में है, ठीक है। बाकी आप इधर की बात करते हैं भाई, देखो ये नदियाँ जो आपकी हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें, ये नदियों की बात करते हैं तो ये अपने धरातल को प्राप्त कर चुकी हैं। आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया की नदियाँ क्या बाढ़ लाती हैं क्या, वहाँ पे नहीं लाती हैं भाई। गोदावरी हो गई, पेन्नेरू, पलार, ये नदियाँ बाढ़ नहीं लाती हैं साउथ इंडिया में। क्यों? इन नदियों में जल पर्याप्त मात्रा में रहता ही नहीं है, तो बाढ़ कहाँ से लाएंगे। जबकि हिमालय नदियों में युवा नदियाँ हैं, इसलिए कटान भी ज़्यादा करेंगी, ये बाढ़ भी लाएंगी। इसलिए आप देखा होगा उत्तर भारत में कितना ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है, जैसे बिहार, यूपी, ठीक है, इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो यही रीज़न इसका है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखिएगा जो हिमालयी नदियाँ हैं, इनसे सवाल आपसे ये बनता है कि ये कई सारी
आकृतियाँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कई सारी आकृतियाँ बनाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग आकृतियाँ बनाती हैं, मैदानी भागों में अलग आकृतियाँ ये बनाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यानी कि तीसरा क्या लिखना है हमें, देखिएगा कि देखिए ये नदियाँ मतलब हिमालयी नदियाँ, ये नदियाँ अपने मार्ग में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ आकृतियाँ बनाती हैं। ठीक है, कुछ आकृतियाँ बनाती हैं। जैसे अगर देखा जाए कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती है भाई, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी भागों में दूसरी होंगी आकृतियाँ। जैसे हमें देखो, एक है आपका क्या, तो वी आकार की घाटी, ध्यान ना, वी आकार की घाटी, वी आकार की क्या बनाती हैं, घाटी बनाती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये क्या बनाती हैं, गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज। फिर ये बनाएंगी क्या, महाखंड। क्या बनाएंगी, महाखंड, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे क्या, कैनियन भी बोलते हैं, कैनियन। क्या, कैनियन। उसके अतिरिक्त ये क्या बनाएंगी, देखिएगा, जलप्रपात यानी कि झरना। ठीक है, इसके अलावा छिप्रिकाएँ। तो छिप्रिकाएँ का मतलब क्या हो गया, छिप्रिकाएँ का मतलब हो गया जो छोटी छोटी झरने होते हैं ना, उसे छिप्रिका ही कहते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, छिप्रिका ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बनाएंगी। ठीक है, जलप्रपात मतलब झरना ही हो गया। ठीक है, जबकि ये नदियाँ क्या करती हैं ना, मैदानी भागों में, ध्यान रखना, यही नदियाँ क्या करेंगी, मैदानी भागों में कुछ आकृतियाँ बनाएंगी। और देखिएगा, मैदानी भागों में देखिए, वी आकार की जो घाटी होती है, इसी का बड़ा रूप गॉर्ज कहलाता है, और गॉर्ज का ही बड़ा रूप महाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, महाखंड कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो वी आकार की घाटी है, इसी का बड़ा रूप गॉर्ज, और गॉर्ज का बड़ा रूप महाखंड यानी कि कैनियन कहलाता है। तो मैदानी भागों में ये नदियाँ क्या करेंगी, सबसे पहले ध्यान रखो, ये नदियाँ क्या करती हैं, विसर्पण करती हैं। ठीक है ना, विसर्पण मतलब ऐसे, जब मैदानी भागों में नदियाँ बहती हैं ना, तो वो उसका जो प्रवाह होता है वो स्लो होता है, और वो बहुत मतलब सर्प के तरीके से, ऐसे घुमावदार मोड़ के तरीके से बहती हैं, विसर्पण करती हैं, विसर्पण। इसके बाद में गोखुर झील का निर्माण करेंगी। इसके अलावा डेल्टा का क्या करेंगे, डेल्टा के क्या करेंगे, डेल्टा का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करेंगे, और बाढ़ करे तो मैदान भी बनाएंगी। ठीक है ना, ये क्या करेंगी, बाढ़कृत मैदान भी बनाएंगे, ठीक है, तो विसर्पण का मतलब होता है कि जब नदियाँ, ध्यान रखिएगा, विसर्पण का मतलब होता है, जैसे विसर्पण क्या हो गया, यानी कि जब नदियाँ क्या करें, इस तरीके से जब प्रवाहित हों। ठीक है ना, ऐसे प्रवाहित हों, विसर्पण करें, थोड़ा अच्छा बन जाओ, देखो ऐसे विसर्पण करेंगे ये नदियाँ। और गोखुर झील जानते हो, गोखुर झील ऐसे बनती है, गाय के खुर के आकार की। ठीक है, इसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, तो देखो, अच्छा ये भी तो कुछ ना कुछ बनाएंगी आकृतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में देख लोगे तो गंगा, यमुना, ये सब नदियाँ, इस हिमालयी नदियों की बात करें तो जैसे
कौन सी हो गई? गंगा, यमुना, सतलज आदि, ये हो गई ना, ये नदियाँ हो गई। अच्छा, क्या ये नदियाँ भी अपनी आकृतियाँ बनाएंगी? कहेंगे हाँ ये भी बनाएंगे। क्या बनाएंगी? ये भी बनाएंगे। देखिएगा थर्ड पॉइंट, चलो देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में है क्या देखते हैं भाई। यहाँ पे बताने के यहाँ कि ये नदियाँ किस अवस्था में आ चुकी हैं, तो ये नदियाँ आ चुकी हैं प्रौढ़ा, ठीक है, या अपने वृद्धा अवस्था में है, ठीक है ना। हमने क्या है, वृद्धा अवस्था में है, क्योंकि आपने सुना ये वृद्धा अवस्था में है कि हम लोग गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी को क्या कहते हैं? तो वृद्ध गंगा कहते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर पे देखो, तो जो ये नदियाँ होती हैं ना, ये वाली, ये खासकर देखेंगे जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इन नदियों में बहुत सारी नदियाँ जो होंगी वो जो खासकर जो अरब सागर में गिरती हैं वो तो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एक्चुअली बनाती हैं, ठीक है ना। तो अरब सागर वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? ते बनाती हैं ज्वार नद मुख बनाती हैं, या बात करें तो एक्चुअली बनाती हैं। क्या? एक्चुअली। जैसे आप देखो नर्मदा ताप्ती, ठीक है, नर्मदा ताप्ती, ठीक है, पेरियार, ठीक है, मांडवी, ज्वारी, ये ज्वारनद मुख बनाती हैं, ठीक है ना। और लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी नदियाँ वो तो डेल्टा ही बनाएंगी। क्या बनाएंगी? वो डेल्टा ही बनाएंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल में BOB लिख देते हैं, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये प्रायद्वीपीय नदियाँ झील का निर्माण नहीं करती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, या फिर जलप्रपात निर्माण नहीं करती हैं, यहाँ भी करती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी करेंगी और यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना, ये भी करेंगे, ठीक है। तो इनकी भी विशेषता यही है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये नदियों का हमने कुछ स्वरूप पढ़े, ठीक है, नदियों के स्वरूप पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीधे आएंगे कहाँ? सिंधु नदी तंत्र पे आएंगे और वहाँ पे बात करेंगे सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियाँ, फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे करके गोदावरी, ये सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो नदियों का जो बेसिक पॉइंट था ना वो हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया, ठीक है ना। आगे हम लोग सीधे नदियों पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्लास के साथ में।